Hello, my name is Rishpi Atal and I am back with part 2 of this chapter, Challenges of Nation Building. So let's start. Okay, so the first topic of this part is integration of princely states. First of all, princely states किनको कहा जाता था? देखो, ब्रिटिश इंडिया वॉज डिवाइडेड इंटू ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस एंड प्रिंसली स्टेट्स. ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस वो होती थी जो डायरेक्टली ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट के कंट्रोल में थी, और प्रिंसली स्टेट्स वो थी जिनको प्रिंसेस रूल करते थे. प्रिंसली रूलर्स को थोड़ा बहुत कंट्रोल दिया हुआ था इंटरनल अफेयर्स में अपने स्टेट में, एज लॉन्ग एज दे एक्सेप्टेड ब्रिटिश सुप्रीमेसी. दिस वाज कॉल्ड पैरामाउंसी ऑफ द ब्रिटिश क्राउन. And there were 565 princely states in total. अब प्रॉब्लम कहाँ आती है? ब्रिटिशर्स जाते जाते भी हमारे लिए एक और परेशानी खड़ी कर गए. उन्होंने ये डिक्लेयर that with the end of their rule over India, paramountcy of the British crown over princely states would also lapse. इसका मतलब ये कि जो 565 princely states थी वो लीगली इंडिपेंडेंट हो गई थी, और ये उनके ऊपर छोड़ दिया था कि उनको पाकिस्तान ज्वाइन करना है तो वो पाकिस्तान ज्वाइन कर सकते हैं, उनको इंडिया का पार्ट बनना है तो वो इंडिया को ज्वाइन कर सकती है, एंड अगर उनको इंडिपेंडेंट रहना है तो ये भी उनकी विश थी. ये टोटली उनके ऊपर छोड़ दिया था, और ये याद रखना ये वहां के लोगों के ऊपर नहीं छोड़ा था. जो प्रिंसली रूलर्स थे ये डिसीजन उनके हाथों में था. और ये काफी सीरियस प्रॉब्लम हो गई थी क्योंकि ऐसी पॉसिबिलिटी थी ना कि इंडिया और पार्ट्स में डिवाइड हो सकता था. तो उसको कैसे हैंडल किया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, वो हम अभी आगे पढ़ेंगे. सबसे पहले प्रॉब्लम कहाँ स्टार्ट हुई? जो रूलर था त्रावणकोर का, उसने डिक्लेयर कर दिया कि वो इंडिपेंडेंट रहेंगे. सेम चीज द निजाम रूलर ऑफ हैदराबाद, उन्होंने भी सेम चीज अनाउंस कर दी कि वो भी इंडिपेंडेंट रहना चाहेंगे. तो ऐसे प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई थी. तो हमारे लीडर्स को ये डर था कि जो यहाँ पे ये जो रूलर्स हैं, जो प्रिंसली रूलर्स हैं, ये डेमोक्रेटिक प्रैक्टिसेस को नहीं अडॉप्ट करना चाहते थे, और ये ना ही वहां के लोगों को डेमोक्रेटिक राइट्स देना चाहते थे. तो यहाँ पे डेमोक्रेसी के कोई आसार नहीं थे. तो इसको कैसे टैकल किया गया ये हम अभी पढ़ेंगे. नेक्स्ट टॉपिक हमारा वही है, गवर्नमेंट्स अप्रोच. इसमें सबसे बड़ा रोल था हमारा सरदार वल्लभ भाई पटेल का. आयरन मैन ऑफ इंडिया उनको ऐसे ही नहीं कहा जाता. अगर वो नहीं होते तो आज हमारा इंडिया नहीं होता. उन्होंने बहुत किया है, उनके लिए हम हमेशा हमेशा ग्रेटफुल रहेंगे. ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड टास्क था, बट उन्होंने ये किया, कहीं प्यार से कहीं सख्ती से, बट उन्होंने इंडिया को यूनाइट किया. सरदार पटेल उस टाइम इंडिया के डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर एंड होम मिनिस्टर दोनों थे, जो पीरियड था इंडिपेंडेंस के बाद का. और उन्होंने अपनी नेगोशिएशन स्किल्स यूज करके एंड उन्होंने सब कुछ करके इंडिया को यूनाइट किया, एंड ऑलमोस्ट सारी प्रिंसली स्टेट्स को इंडियन यूनियन का पार्ट बनाया. कुछ जगह प्रॉब्लम्स हुई थी, एंड वो अभी हम पढ़ेंगे कहाँ कहाँ प्रॉब्लम हुई थी. बाकी सोचो अगर वो नहीं कर पाते तो इंडिया इतने छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइडेड था ना, मतलब 26 स्मॉल स्टेट्स तो आज के ओडिशा में ही थी. तो ये बहुत बहुत ही मुश्किल काम था. ऑल थैंक्स टू हिम, उन्होंने ये किया. ओके, सो द नेक्स्ट टॉपिक इज गवर्नमेंट्स अप्रोच. देखो, the government's approach was guided by 3 considerations. Firstly, the people of most of the princely states clearly wanted to become part of the Indian Union. जो लोग थे princely states के, वो चाहते थे इंडियन यूनियन का पार्ट बनना. Secondly, the government was prepared to be flexible in giving autonomy to some regions. कुछ रीजंस, जैसे कहीं कहीं के रूलर्स जो जिद्दी थे उनको मनाने के लिए गवर्नमेंट थोड़ी सी फ्लेक्सिबल थी, थोड़ी ऑटोनॉमी देने के लिए, ताकि वो बस उस टाइम ये था कि इंडियन यूनियन का पार्ट बनाना है, बाद में देखा जाएगा जो होगा. अभी कोई नहीं मान रहा, कोई थोड़ा जिद्दी है तो उनको कैसे बहला फुसला के तो मनाना ही पड़ेगा ना, वो वाली बात थी. थर्डली, देखो अभी पार्टीशन हुआ था तो उस चीज से ये चीज
फोकस में आई कि टेरिटरी का डिमार्केशन, इंटीग्रेशन एंड कंसोलिडेशन इज वे टू इम्पोर्टेंट. ठीक है. The rulers of the most of the states signed a document called the Instrument of Accession, which meant their state agreed to become a part of the Union of India. Instrument of Accession एक डॉक्यूमेंट था जिसको रूलर्स ने साइन किया था, जिसमें ये था कि वो एग्री कर चुके हैं इंडियन यूनियन का पार्ट बनने के लिए. Accession of the princely states of Junagadh, Hyderabad, Kashmir and Manipur proved more difficult than the rest. अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि कहीं कुछ जगह प्रॉब्लम हुई थी. वो प्रॉब्लम कहाँ हुई थी? जूनागढ़, हैदराबाद, कश्मीर एंड मणिपुर. जूनागढ़ में कैसे सॉल्व की गई थी प्रॉब्लम? वहां पे प्लेबिसाइट कर दिया था. प्लेबिसाइट होता है लोगों से वोट करवा लिया जाता है कि व्हाट दे वांट. तो वहां पे ऐसे प्रॉब्लम सॉल्व हो गई थी एंड वो पार्ट बन गया था इंडिया का. हैदराबाद एंड मणिपुर को हम अभी पढ़ेंगे. कश्मीर भी हम पढ़ेंगे बट वो इस चैप्टर में नहीं है. वो आपके बुक में दिया हुआ है, वो हम बाद में पढ़ेंगे. वो आई थिंक चैप्टर 8 में है. ओके, सो अभी हम हैदराबाद पढ़ते हैं. हैदराबाद हमारी लार्जेस्ट प्रिंसली स्टेट थी. इनके रूलर एक टाइटल कैरी करते थे, निजाम, एंड ही वॉज वन ऑफ द वर्ल्ड्स रिचेस्ट मैन. ठीक है, उस टाइम पे देखो ये वर्ल्ड के वन ऑफ द रिचेस्ट मैन में से एक थे. निजाम जो थे वो हैदराबाद के लिए इंडिपेंडेंट स्टेटस चाहते थे. वो नहीं चाहते थे हैदराबाद इंडियन यूनियन का पार्ट बने. तो निजाम ने पहले तो स्टैंडस्टिल एग्रीमेंट साइन कर लिया इंडियन गवर्नमेंट के साथ. वो 1 साल के लिए था. ठीक है, बट इन द मीन टाइम क्या हुआ, लोग जो निजाम की ऑप्रेसिव रूल से परेशान हो गए थे वो उसके अगेंस्ट खड़े हो गए. Especially the peasantry in Telangana rose against him. Women ने भी ये ज्वाइन किया मूवमेंट. The communist and the हैदराबाद कांग्रेस वर इन द फोरफ्रंट ऑफ द मूवमेंट. निजाम ने कैसे रिस्पॉन्ड किया? निजाम ने अपनी पैरामिलिट्री फोर्स छोड़ दी जिनका नाम था रजाकर्स. ठीक है, एंड इनके अत्याचारों की कोई सीमा नहीं थी. इन्होंने लोगों का मर्डर किया, रेप, लूटा और स्पेशली टारगेट किया जो नॉन मुस्लिम्स थे. उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट ने आर्मी को छोड़ दिया सिचुएशन को टैकल करने के लिए. एंड थोड़े दिनों बाद ही निजाम ने सरेंडर कर दिया. एंड इस तरह से हैदराबाद इंडियन यूनियन का पार्ट बना. ओके, नेक्स्ट इज मणिपुर. मणिपुर में भी प्रॉब्लम आई थी. देखो, इंडिपेंडेंस के कुछ दिन पहले ही ना मणिपुर के जो महाराजा हैं बोधा चंद्र सिंह, इन्होंने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन कर दिया था इंडियन गवर्नमेंट के साथ, इस एश्योरेंस पे कि इंटरनल ऑटोनॉमी मेंटेन रहेगी मणिपुर की. महाराजा ने फिर पब्लिक प्रेशर में इलेक्शंस हेल्ड किए थे जून 1948 में. एंड इस तरह से मणिपुर बन गया था कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की. और और ऐसा क्वेश्चन आएगा तो मणिपुर इंडिया का फर्स्ट पार्ट था जहां पे इलेक्शंस हुए थे बेस्ड ऑन यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज. ठीक है, अब प्रॉब्लम कहाँ आती है? मणिपुर की जो लेजिस्लेटिव असेंबली थी, देयर वर डिफरेंसेस ओवर द क्वेश्चन ऑफ मर्जर ऑफ मणिपुर विद इंडिया. जो स्टेट कांग्रेस थी वो चाहती थी मर्जर विद इंडिया हो, बट जो दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज थी वो इसके अगेंस्ट थी. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बड़े ही चालाकी से कह सकते हो महाराजा को प्रेशराइज करके मर्जर एग्रीमेंट साइन करवा लिया. कब करवाया था? सितंबर 1949 में. और वो भी बिना मणिपुर की इलेक्टेड लेजिस्लेटिव असेंबली को कंसल्ट किए. दिस कॉज अ लॉट ऑफ एंगर एंड रिजेंटमेंट इन मणिपुर. बट ठीक है, जो भी हुआ इंडिया के साथ मर्ज तो करवा ही लिया ना. या तो ऐसे मणिपुर इंडिया का पार्ट बना. ओके, सो द लास्ट टॉपिक इज रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स. देखो, इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स के बाद नेक्स्ट चैलेंज था हमारा टू रीड्रॉ द इंटरनल बाउंड्रीज ऑफ द इंडियन स्टेट्स. और ये करना था लैंग्वेज के बेसिस पर. द बाउंड्रीज हैड टू बी ड्रॉन इन अ वे सो दैट द लिंग्विस्टिक एंड कल्चरल पोलैरिटी ऑफ द कंट्री कुड बी रिफ्लेक्टेड विदाउट अफेक्टिंग द यूनिटी ऑफ द नेशन. इंडिया में डाइवर्सिटी है, ठीक है, डिफरेंट लैंग्वेजेस, डिफरेंट कल्चर्स, खाना पीना, लैंग्वेज, नॉर्थ में अलग, साउथ में अलग, ईस्ट वेस्ट सब जगह है ना अलग. तो इस तरह से बाउंड्रीज को ड्रॉ करना था
लैंग्वेज के बेसिस पर कि कल्चरल पोलैरिटी भी रिफ्लेक्ट हो और नेशन की यूनिटी भी अफेक्ट ना हो। बट क्या हुआ, इंडिपेंडेंस एंड पार्टीशन के बाद चीजें चेंज हो गई। लीडर्स को लगा स्टेट्स निकालना ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज कुड बी रिस्की, है ना, इससे डिसइंटीग्रेशन ना हो जाए, उनको ये फियर था। और ये भी लगा कि इसकी वजह से कहीं और सोशल एंड इकोनॉमिक चैलेंजेस कंट्री फेस कर रही थी उस टाइम पे, उनसे ध्यान ना हट जाए। काफी अनस्टेबल पीरियड था पार्टीशन के बाद, एंड वो जो पार्टीशन की मेमोरी थी वो फ्रेश थी अभी, इसीलिए इसे पोस्टपोन कर दिया गया। बट इस डिसीजन को चैलेंज किया लोकल लीडर्स और लोगों ने। विशाल आंध्रा मूवमेंट उभर के आया विच डिमांडेड मद्रास प्रोविंस में जो तेलुगु स्पीकिंग एरियाज हैं उनको सेपरेट कर देना चाहिए, और आंध्र प्रोविंस की डिमांड की एक सेपरेट आंध्र स्टेट बनानी चाहिए जहां पे सिर्फ तेलुगु स्पीकिंग एरियाज होंगे। ठीक है, मद्रास प्रोविंस से वो अलग होना चाहते थे, ये उनकी डिमांड थी। अब एक कांग्रेस लीडर थे सिरीरामल्लू, ये गांधी जी को मानते थे, ये इनडेफिनिट फास्ट पर चले गए जिससे इनकी डेथ हो गई आफ्टर 56 डेज। इससे लोगों का और भी खून खौल गया, सड़कों पर आ गए। मद्रास में बहुत लेजिस्लेटर्स ने अपनी सीट रिजाइन कर दी प्रोटेस्ट में। फाइनली पीएम ने अनाउंस किया फॉर्मेशन ऑफ अ सेपरेट आंध्र स्टेट इन दिसंबर 1952। अब आंध्र स्टेट बनने से और भी रीजन्स कंट्री के डिमांड करने लगे सेपरेट स्टेट के लिए ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पास होता है 1956 में, 14 स्टेट्स एंड 6 यूनियन टेरिटरीज बनाई जाती है। अब सबसे बड़ा कंसर्न ना ये था, देखो, कि सेपरेट स्टेट्स की डिमांड कंट्री की यूनिटी को अफेक्ट ना करे, बट इवेंचुअली डिमांड्स एक्सेप्ट करके वी एक्सेप्टेड and embraced the differences, and it actually reduced the threat of division and separatism. It was totally democratic. 14 states and 6 union territories बनने के बाद भी और states बनी, एंड वो आपकी बुक में लास्ट पेज पे येलो बॉक्स में दिया हुआ है, उसको इग्नोर मत करना, उसमें से मैप के क्वेश्चंस आ सकते हैं या 1 मार्क क्वेश्चन भी आ सकता है। तो आई हैव मेड दिस। तो 1960 में महाराष्ट्र एंड गुजरात बनी थी, एंड 1966 में पंजाब, हरियाणा एंड हिमाचल प्रदेश। पंजाब ने डिमांड बहुत पहले से की थी, बट ये 1966 में जाके हुआ था जब हरियाणा और हिमाचल प्रदेश को अलग कर दिया गया था। ऐसे ही नॉर्थ ईस्ट में से असम में से मेघालय को निकाल दिया था एंड एक सेपरेट स्टेट बना दी थी 1972 में। मणिपुर एंड त्रिपुरा भी 1972 में बने थे। नागालैंड 1963, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश 1987, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, झारखंड ये 2000 में बने हैं। Yeah, and that's the end of this chapter. I hope I have covered all the topics, and yeah. एंड अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना एंड कमेंट करना, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलना। एंड आई हैव ऑल्सो प्रोवाइडेड फुल एंड डिटेल नोट्स ऑफ दिस चैप्टर। चेक द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, वहाँ से आपको नोट्स का लिंक मिल जाएगा। एंड या, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।